बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चैप्टर 15 से स्टार्ट करते हैं स्टोमक का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कुछ पैथोलॉजीज़ को, जिसमें हम गैस्ट्रोपैथी की बात कर लेंगे और एक्यूट गैस्ट्राइटिस की, दैन स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल डिजीज़, दैन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस विच इज़ बीइंग काज्ड बाय एच पाइलोरी, एनसेड्स एंड ऑटोइम्यून, और लास्ट पे हम लोगों ने डिस्कस कर लेना है जी अपना पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को, जो कि बेसिकली प्रोग्रेस कर जाती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। सबसे पहले तो हमें पता है स्टोमक की नॉर्मल स्ट्रक्चर के उसके अंदर कौन कौन से सेल्स डिफरेंट तरह के प्रेजेंट होते हैं। लाइक जो इसका कार्डिया वाला रीजन आ जाता है, वहाँ पे फोव्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूसिन रिलीज़ करते हैं। इसी तरह इसकी बॉडी और फंडस वाले रीजन में चीफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेप्सिन रिलीज़ करते हैं। पैराइटल सेल्स या जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, जो कि HCl की प्रोडक्शन करते हैं और साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। और एंट्रम वाले रीजन के अंदर जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिन रिलीज़ करते हैं, और ये गैस्ट्रिन जाके स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को और वहाँ से देन HCl की रिलीज़ होती है। अच्छा जी, तो गैस्ट्रोपैथी और एक्यूट गैस्ट्राइटिस ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। गैस्ट्रोपैथी बेसिकली हम ऐसी कंडीशन को कहेंगे जिसके अंदर जो है वो स्टोमक की लाइनिंग की इंजरी तो हो रही है, लेकिन उसके अंदर एज सच कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स का रोल नहीं आ जाता। जबकि गैस्ट्राइटिस हम लोग तब कहेंगे जब कभी भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो स्टोमक की लाइनिंग को डैमेज करेंगे। अब गैस्ट्रोपैथी जो है वो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से हो सकती है, जैसे अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, या फिर एनसेड्स के इस्तेमाल की वजह से, या फिर बाइल या फिर स्ट्रेस की वजह से। अब ये सारी कंडीशंस किस तरह से जो है वो म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज कर रही होती हैं, उसको डिस्कस करने से पहले हम एक नॉर्मल हम अपने म्यूकोजल डिफेंसिव मैकेनिज्म्स देख देते हैं जो कि बेसिकली स्टोमक के ल्यूमेन के अंदर हो रहे होते हैं, जो बेसिकली हमारे स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट। हमें पता है कि हमारे स्टोमक का जो pH है वो बेसिकली 1 है, और ये 1 pH क्यों ज़रूरी है? फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन जो है वो इसी pH पे वर्क करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर द डाइजेशन ऑफ पेप्टाइड्स, ठीक है। लेकिन इतना हाईली एसिडिक pH भी तो इस लाइनिंग के लिए ख़तरनाक है। तो कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स तो हैं ना जो कि स्टोमक ने अडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर जो हमने बात की कार्डिया के अंदर फोव्यूलर सेल्स हैं, जैसे रेड के अंदर मैंने मार्क किया कि वो जो है वो म्यूकस वगैरह रिलीज़ करते हैं। साथ साथ जो इसके एपिथेलियल सेल्स हैं वो इस म्यूकस के अंदर बाइकार्बोनेट वगैरह रिलीज़ कर देते हैं, जो कि इसके ऊपर एक न्यूट्रलाइज pH की एक कवरिंग सी बना देती हैं जो कि इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो स्टोमक की ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव आ जाती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज के थ्रू, गैस्ट्रोमेंटल आर्टरीज के थ्रू। तो वो जो है वो स्टोमक की लाइनिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। और इसके साथ साथ जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड I2, वो भी बेसिकली इन तमाम मैकेनिज़म्स को जो है वो स्टिमुलेट करती है, म्यूकस की प्रोडक्शन को इन्हांस करती है, बाइकार्बोनेट के रिलीज़ को ज़्यादा करवा रही होती है, म्यूकोजल ब्लड फ्लो को ज़्यादा करती है, जो कि रीजनरेशन काज करवाती है ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग जब कभी भी इसकी डैमेज हो रही हो स्टोमिक एसिड के थ्रू। जी, अब जब कभी भी ये सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो इम्पेयर होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है दैट कैन रिजल्ट इन परसिस्टेंट इंजरी। या फिर गैस्ट्रोपैथी के अंदर क्या होगा कि अगर एनसेड का इस्तेमाल करें तो बेको अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करें तो उसके रिजल्ट में भी म्यूकोजा का इंजरी होगी। अगर यही म्यूकोजल इंजरी जो है वो काफ़ी टाइम तक परसिस्ट करेगी तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वो लाइनिंग जो हमारी सरफेस एपिथेलियल लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब कर देगी और अल्सर की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि जो एच पाइलोरी की तो हम लोग अलग से देखेंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर डिटेल। जो एनसाइड का इस्तेमाल है ऑफ कोर्स ही बात है कि वो जो है वो कॉक्स वगैरह को इनहिबिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होती, और देन जो है वो ये तमाम मैकेनिज्म जो है वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स क्या हो जाते हैं? इम्पेयर होते हैं। सेकेंडली जो है वो ओल्ड एज के अंदर भी म्यूकस और बाइकार्बोनेट वगैरह की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, या अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे हाइपोक्सीमिया या फिर ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होने की वजह से भी गैस्ट्रोपैथी की कंडीशन हो सकती है, और डायरेक्टली भी इनका डैमेज हो सकता है बाय मींस ऑफ हाइपर एसिडिटी ऑफ द स्टमक। या फिर एक और कंडीशन लिखी हुई है ड्यूडिनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, यानी बाइल का अगर रिफ्लक्स हो रहा हो फ्रॉम द ड्यूडिनम, दैट कैन आल्सो रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ म्यूकोजा। अब स्ट्रेस की वजह से जो है वो म्यूकोजा की डैमेज किस तरह से होती है? बहुत से पेशेंट जो कि ICU के अंदर होते हैं ट्रॉमा में, या फिर सेप्टिक शॉक के पेशेंट्स आ जाते हैं, या फिर इंट्राक्रेनियल डिजीज़ के अंदर, उनमें जो है वो ज़्यादा चांसेस जो है वो क्यों होते हैं म्यूकोजल डैमेज या फिर अल्सर वगैरह के? बेसिकली 2-3 मैकेनिज़म्स आ जाते हैं। एक तो आप बात करें कि ट्रॉमा के अंदर एक पेशेंट है या फिर बर्न का पेशेंट है, तो उसके अंदर जो है वो फ्लूइड का लॉस काफ़ी ज़्यादा है, या फिर BP बहुत ज़्यादा
कम हो जाता है। एक तो जो स्ट्रेस की वजह से है वो कुछ सेंटर स्टिमुलेट होते हैं जो कि वेसल्स को डायलेट करते हैं, उसकी वजह से भी हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है। हाइपोटेंशन की वजह से क्या होगा कि स्प्लैंक्टिक जो सर्कुलेशन है वो उसके अंदर रिफ्लेक्सिवली वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के रिजल्ट में अब क्या हो गया कि जो स्टोमिक का ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाना है। जब स्टोमिक की ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑफ कोर्स ही बात है अगेन उसका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो कम हो जाएगा और इसके इंजर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं म्यूकोजल डैमेज के। सेकंड आ जाता है कि एक और इन्होंने मैकेनिज्म बताया कि जो एंडोथिलीन 1 है उसकी अप रेगुलेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी और इस्कीमिया होगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा का और इंजरी होगी। साथ साथ जो कुशिंग अल्सर की इन्होंने कंडीशन बताई है वहाँ पे ये केस बताया कि डायरेक्टली स्टिमुलेशन होती है वेगल न्यूक्लियाई की। जब वेगल न्यूक्लियस ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो एसिड की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होगी और हाइपर एसिडिटी जो है वो अगेन जो म्यूकोजा है उसको दोबारा से क्या करवाएगी, डैमेज उसका काज करवाएगी। अच्छा जी, लास्ट पे हम देख लेते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली एच पाइलोरी जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंडली जो है वो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस को देखेंगे और थर्डली एनसेड्स के इस्तेमाल की वजह से भी जो है वो क्रोनिक इस्तेमाल की वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और एच पाइलोरी बेसिकली हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स आ जाते हैं, कर्व या स्पायरल शेप के आ जाते हैं। मोस्ट कॉमनली ये जो है वो एंट्रम वाले रीजन के अंदर गैस्ट्राइटिस काज करते हैं, जहाँ पे ऑफ कोर्स ही बात है ये एंट्रम का रीजन है जहाँ पे ये जी सेल्स इन्फ्लेमेशन काज करेंगे, यहाँ पे जी सेल्स का हाइपरप्लेजिया होगा। ये जो जब इनका हाइपरप्लेजिया होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गैस्ट्रिन रिलीज़ करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिन जाके फर्दर जो है वो पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और एसिड की सिक्रीशन मज़ीद ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से इन्वॉल्व आ जाती है? 4 बेसिकली इसके पास मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। एक इसका फ्लेजेला, दूसरा यूरिएज, थर्ड जो है वो इसके पास आ जाता है एडिशंस और चौथे जो है वो टॉक्सिन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसकी पैथोजेनेसिस वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और स्टोमिक की इन्फ्लेमेशन वगैरह काज करवाते हैं स्टोमिक की म्यूकोजा की। फ्लेजेला की वजह से जो है ये इस विस्कस म्यूकस के अंदर मूवेबल होता है। यूरिएज की वजह से ये अमोनिया वगैरह प्रोड्यूस करता है जो कि स्टोमिक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है और वहाँ पे कॉलोनाइज हो जाता है। थर्डली एडिशंस के थ्रू नाम से ही ज़ाहिर है कि वहाँ पे जाके ये फोवियोलर सेल्स के साथ एडियर करेगा और टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो जाके अल्सर या फिर कैंसर की डेवलपमेंट करवाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने इस गैस्ट्राइटिस के अंदर इसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है। बेसिकली जब कभी भी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है या फिर इसकी वजह से जो गैस्ट्रिक डैमेज होता है उसके अंदर हमें किस तरह की जो है वो हिस्टोलॉजी नज़र आ रही होती है। अगर हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को देखें तो ये म्यूकोजल जो फोवियोलर सेल्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट नज़र आते हैं। सरफेस म्यूकस सेल्स के अंदर ये कर्व शेप जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है, स्पायरल शेप्ड हमें नज़र आएंगे। साथ साथ चूँकि ये एक्टिव इन्फ्लेमेशन काज कर रहे होते हैं तो काफ़ी इंक्रीज नंबर में जो है वो न्यूट्रोफिल्स का एक्सोडेट हमें मिलेगा। इवन जो एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं वहाँ पे भी न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे इन एडिशन टू देयर प्रेजेंस इन द लेमिना प्रोप्रिया। थर्डली जो है यहाँ पे इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर आ जाता है वो ये है कि ये जो प्लाज्मा बी सेल्स हैं या वो भी इसके रिजल्ट में बनते हैं इस इन्फेक्शन को कम्बाट करने के लिए और उनके एग्रीगेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें मिल रहे होते हैं विद इन द सुपरफिशियल लेमिना प्रोप्रिया। और फोर्थली ये जो डैमेज काज करते हैं वो ये कि ये इंटेस्टाइनल सेल्स का मेटाप्लेजिया काज करते हैं। यानी इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया का मतलब ये है कि ये जो सरफेस फोवियोलर सेल्स हैं वहाँ पे गॉबलेट सेल्स की हाइपर एक्टिविटी काज करवाते हैं या उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। दैट कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। सेकेंडली जो है वो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या होगा कि इम्यून मीडिएटेड डैमेज होगा इन पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंट्रिक सेल्स का, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज नहीं होगा। जब HCl का रिलीज कम होगा तो क्या होगा कि ये जो एंट्रम के अंदर जी सेल्स हैं ये सेंस करेंगे कि एसिड जो है वो कम रिलीज हो रहा होता है। अब इनका काम क्या होता है कि एसिड की रिलीज को स्टिमुलेट करवाना, तो इनका जो है वो हाइपरप्लेजिया हो जाना है, ठीक है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी हो जानी है इन सेल्स की और गैस्ट्रिन का रिलीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। साथ साथ जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स ही बात है इंट्रिंसिक फैक्टर हमें पता है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन इसके अंदर नज़र आएगी और HCl रिलीज़ नहीं हो रहा जिस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं एक्लोरहाइड्रिया। जी लास्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की कॉम्प्लिकेशंस की। मेन 3 कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़,
सेकेंडली जो है वो म्यूकोजा की एट्रोफी हो सकती है, और या थर्डली जो है वो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया या फिर डिस्प्लेजिया वगैरह हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हमने पहले ही बात की कि जब कभी भी क्रॉनिकली हमारा जो म्यूकोजल वॉल है उसकी इंजरी होती रहेगी, इन्फ्लेमेशन होती रहेगी, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि फाइनली जो है वो अल्सर फॉर्मेशन हो जाना है, यानी सरफेस एपिथेलियम जो है वो उसने डिस्टर्ब हो जाना है, और एक नेक्रोटिस सा डेब्रिस जो है वो हमें नज़र आएगा लाइनिंग के अंदर। नीचे जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आएंगे, उसके नीचे ग्रेनुलेशन टिशू इज़ द हॉल मार्क ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और उससे नीचे जो है वो फाइब्रोसिस या फिर स्कैरिंग वगैरह भी हमें दिखाई देगी इस टिशू के अंदर। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज इसकी आ जाती है एच पाइलोरी। 70% ऑफ केसेस के अंदर जो है वो इसकी वजह से हो रहा होता है, और पेप्टिक अल्सर जो है वो मेनली दो एरियाज़ को ही इन्वॉल्व करता है, दैट इज़ गैस्ट्रिक एंट्रम एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अब इसके अंदर जो इसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है उसमें 2-3 इन्होंने कॉजेज़ बताई हैं कि हाइपर एसिडिटी जो है वो परसिस्ट करती है। एक तो इन्फेक्शन की वजह से जो है वो पेराइटल सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाए। जब पेराइटल सेल्स का हाइपरप्लेजिया होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, और सेकेंडली जो है वो उनकी सिक्रीटरी रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हुआ है, वेदर गैस्ट्रिन का या फिर हम कह सकते हैं पेराइटल सेल्स का। थर्ड एक कंडीशन इन्होंने बताई है ज़ुलेंजर एलिसन सिंड्रोम, जहाँ पे जो है वो एक ऐसा ट्यूमर बन जाता है जहाँ से गैस्ट्रिन का रिलीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि स्टमक के अंदर, ड्यूडिनम, जीजिनम के अंदर जो है वो अगर ऐसे ट्यूमर का मैस बन गया जहाँ से गैस्ट्रिन का रिलीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो गैस्ट्रिन बार बार जो है वो जाके स्टिमुलेट करवाएगा पेराइटल सेल्स को, और उनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एसिड का रिलीज़ ज़्यादा होगा, और देन म्यूकोजा का डैमेज परसिस्ट करेगा, दैट कैन रिजल्ट इन अल्सर फॉर्मेशन। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो पेप्टिक अल्सर जो है वो मोस्ट कॉमनली जो प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम है वहाँ पे 4 टाइम्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टमक या फिर एंट्रम वाले रीजन, और वहाँ पे ये इन्वॉल्व करते हैं इंटीरियर ड्यूडिनल वॉल को। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये सॉलिटरी ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल अल्सर जो कि स्ट्रेस के अंदर हो रहे होते हैं, और एक ओवल सा शार्प पंच्ड आउट डिफेक्ट हमें नज़र आ रहा होता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ये एक ओवल और शार्प पंच्ड आउट डिफेक्ट दिखाया गया है पेप्टिक अल्सर का एंडोस्कोपिक व्यू के अंदर, ठीक है। और लास्ट पे इन्होंने थर्ड केसेस में जो है वो एक नेक्रोटिक अल्सर दिखाया है जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू का भी हमें इमेज काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है यहाँ पे, ये ब्राउन के अंदर, ठीक है। ग्रेनुलेशन टिश्यू हमने जैसे पहले ही बात की कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को दिखा रही है। यहाँ पे भी इस फिगर के अंदर भी ओवल शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट दिखाया गया है।